नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सेट द गैस वेल्डिंग प्लांट एंड जॉइन एमएस शीट इन डिफरेंट पोजीशन की पाठ्य चर्चा में अंकित प्रसन्न गैस वेल्डिंग पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रहा हूँ। वेल्डिंग एक हमारी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दो समान और असमान धातुओं को आपस में जोड़ते हैं। गैस वेल्डिंग में इस प्रक्रिया को हम गैस के द्वारा संपन्न करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गैस वेल्डिंग में हम गैस के माध्यम से किसी भी दो समान और असमान धातुओं को आपस में जोड़ते हैं। गैस वेल्डिंग एक हमारी ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया है जो ईंधन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन के कारण धातुओं को हम गर्म करते हैं, गर्म करके उन्हें पिघलाया जाता है और उनको आपस में जोड़ा जाता है। ईंधन गैस हमारा किसी भी चीज को जलाने में या उसको हीट प्रोवाइड करने में काम आता है और ऑक्सीजन गैस हमारा ईंधन गैस को जलने में सपोर्ट देता है। गैस वेल्डिंग में जो सबसे अधिक हमारी जो गैस इस्तेमाल होती है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इस्तेमाल होती है, जिसमें कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन दो गैसों का मिश्रण हम गैस वेल्डिंग के लिए करते हैं, इसीलिए इसका नाम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें जो फ्लेम टेम्परेचर है वो काफी हमें हाई मिलता है। गैस वेल्डिंग में हम फ्लक्स का उपयोग भी करते हैं। फ्लक्स का काम हमारे वेल्डिंग एरिया को जिस पे हमें वेल्डिंग करनी है उसको डीऑक्सीडाइज या शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये एक गैस वेल्डिंग का सेटअप है। हमारे दो सिलेंडर यूज होते हैं। काले रंग का सिलेंडर हमारा ऑक्सीजन के लिए होता है और ये मरून रंग का सिलेंडर हमारा एसिटिलीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन गैस की सिलेंडर की लंबाई एसिटिलीन गैस सिलेंडर के मुकाबले ज़्यादा होती है, परंतु व्यास जो उसका डायमीटर है वो एसिटिलीन सिलेंडर के मुकाबले कम होता है। एसिटिलीन गैस का सिलेंडर हमारा व्यास में तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ज़्यादा होता है, लेकिन लंबाई में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से इसकी लंबाई कम होती है। दोनों सिलेंडर के ऊपर हमारा ये प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है जो हमें प्रेशर बताती है। दोनों प्रेशर रेगुलेटर से अलग अलग रंग की हूस पाइप निकली हुई है। डिफरेंट हूस पाइप जो है हमारी जाकर एक जगह जाके जुड़ती है, जिसको हम टॉर्च बोलते हैं। इसको हम वेल्डिंग टॉर्च भी बोलते हैं या ब्लो पाइप, दोनों कह सकते हैं। ये दोनों हूस पाइप हमारी टॉर्च में जाके मिलती है। टॉर्च से हमारी फ्लेम निकलती है जो कि फिलर रॉड को मेल्ट करने में काम आती है, फिलर रॉड को पिघलाने में काम आती है। फिलर रॉड पिघल के हमारे जो ये वेल्डिंग एरिया है इसमें ट्रांसफर करता है, जिसको हम मेटल ट्रांसफर कहते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप हमारी गैस वेल्डिंग का सेटअप है कि कैसे गैस वेल्डिंग का सेटअप किया जाता है और उसको किया जाता है। ये हमारा गैस वेल्डिंग का पिक्चराइजेशन है कि कैसे गैस वेल्डिंग हमारा काम करता है, गैस वेल्डिंग के अंदर क्या 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 होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च है। वेल्डिंग टॉर्च की ये टिप है। वेल्डिंग टॉर्च के इनलेट पे हमारा C2H2 और O2 का मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है। C2H2 यहाँ पे एसिटिलीन को कहा जाता है और O2 हमारा ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है। तो C2H2 प्लस ऑक्सीजन के मिक्सचर को हम यहाँ से वेल्डिंग टॉर्च के इनलेट पे हम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग चेम्बर होता है जो दोनों गैसों को आपस में मिक्स करता है। गैस के आउटलेट पे वेल्डिंग टॉर्च के आउटलेट पे हमारा जो है फ्लेम जनरेट होती है, जो कि ये फ्लेम है, जो कि इतनी हीट प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारा फिलर रॉड जो है वो मेल्ट होके हमारे इस वेल्डिंग एरिया में ट्रांसफर हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो डायरेक्शन है वेल्डिंग की वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, बाई तरफ है। इसका मतलब दाएं वाला जो एरिया है वेल्डिंग का मेटल का वो हमारा ऑलरेडी वेल्ड हो चुका है और जम चुका है, इसीलिए हम इसको सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल कह रहे हैं। ये जहाँ पे वेल्डिंग प्रक्रिया अभी हो रही है इसको हम मोल्टन वेल्ड मेटल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मेटल जो है वो मोल्टन फॉर्म में है, जमा नहीं है। और जो हमारा ये जिस पे वेल्डिंग हो रही है उसको हम बेस मेटल कहते हैं। ये हमारा फिलर रॉड है। तो ये जो है पूरा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का सेटअप है कि कैसे हमारा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो है काम करता है और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो फ्लेम का जो निर्माण होता है, जो फ्लेम की हमारी जो जनरेशन होती है वो C2H2 यानी एसिटिलीन और ऑक्सीजन
इन दोनों के मिश्रण को जलाने से हमें फ्लेम मिलता है। हर एक गैस के लिए हमारा अलग सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में हूस पाइप जो है उसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग हूस पाइप यूज की जाती है हर सिलेंडर के लिए और उनको आपस में एक टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च में लेकर मिलाया जाता है। वेल्डिंग टॉर्च के अंदर हमारी गैस का और ईंधन का मिश्रण होता है, आपस में ये मिलते हैं, मिक्स होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो गैस वेल्डिंग प्रक्रिया है, इसके दौरान जो हमारा तापमान जनरेट होता है वो 3300 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, फ्लक्स का इस्तेमाल हम अपने वेल्डिंग एरिया को साफ करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए करते हैं, ऑक्सीडाइज को हटाने के लिए करते हैं। फ्लक्स का इस्तेमाल हम कई तरीकों से कर सकते हैं, विभिन्न विभिन्न फॉर्म्स में कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल हम पेस्ट के तौर पे कर सकते हैं, पाउडर के तौर पे कर सकते हैं, तरल ठोस कोटिंग के तौर पे कर सकते हैं या गैस के रूप में भी कर सकते हैं। गैस वेल्डिंग फ्लेम्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि गैस वेल्डिंग फ्लेम्स क्या होती हैं। फ्लेम का जो निर्माण होता है वो ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च के आउटलेट पर दोनों गैसों के पर्याप्त मिश्रण को नियंत्रित तरीके से जलाने पे स्थापित होता है। दोनों गैसों के अनुपातिक मिश्रण को दोनों गैसों के ऊपर लगे फ्लोरेट के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। हमारे दोनों गैसों पे फ्लोरेट लगा होता है वेल्डिंग टॉर्च पे, जिसके कंट्रोल से हम अपने गैसेस का कंट्रोल करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में कौन सी गैस चाहिए, उसका कंट्रोल हम फ्लोरेट के द्वारा करते हैं। हमें ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि एसिटिलीन का जो काम है वो जलाने के लिए होता है, कि गैस को जलाने के लिए काम आता है। एसिटिलीन जो है जलने के लिए होता है, जिससे कि हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऑक्सीजन जो है हमारा केवल जलाने में एसिटिलीन का समर्थन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अपर्याप्त रहेगी तो प्रॉपर रहेगी, एसिटिलीन प्रॉपर सपोर्ट के कारण नहीं जल पाएगा, सपोर्ट उसको अच्छे से नहीं मिलेगा, जिससे कि हमारा जो एसिटिलीन गैस है वो अधजली रहेगी, प्रॉपर जल नहीं पाएगी। अधजली रहने से हमारे जो नुकसान होते हैं वो ये होता है कि पोल्यूशन निकलता है, पोल्यूशन की वजह से हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। दूसरा, अगर एसिटिलीन गैस हमारे अगर अधजली रह जाएगी तो ज़्यादा इस्तेमाल होगी किसी भी काम को करने के लिए, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन का रेट है या जो कॉस्ट है हमारी, वो जो है कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, जो कि सही नहीं। टाइप्स ऑफ फ्लेम्स देखेंगे हम कि कितने प्रकार के फ्लेम्स होते हैं। फ्लेम्स का जो विभाजन किया जाता है वो हमारी एसिटिलीन और ऑक्सीजन की आपूर्ति के आधार पर किया जाता है कि एसिटिलीन हमारा कितना है, ऑक्सीजन कितना है, उसके आधार पर हम फ्लेम्स का विभाजन करते हैं। 3 प्रकार के फ्लेम्स हमारे पास होते हैं। पहला है हमारा न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा है हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम और तीसरा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों फ्लेम क्या होती हैं और ये हमें कैसे मिलती है। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम हमें तब मिलती है जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा हमारी जो है समान होती है, बराबर होती है। जब ये दोनों गैसेस हमारी बराबर होती हैं, उस पर जो हमें फ्लेम मिलता है उसको हम न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं। इस फ्लेम की अगर हम शेप की बात करें तो इसमें 2 शार्प डिफाइंड जोन्स होते हैं। शार्प मतलब नुकीले होते हैं। इनर कोन को हम इनर वाइट कोन कहते हैं और एक बाहरी कोन होता है जिसको हम आउटर एनवलप कहते हैं, जो कि हमारा नीले रंग का होता है। इस फ्लेम में दो में से जो 2 गैसेस हमारी इस्तेमाल होती है, 2 गैसों में से किसी की भी सप्लाई अधिक नहीं होती है, दोनों ऑलमोस्ट हमारी जो है बराबर रहती है। यह व्हाइट फ्लेम कोन की तरह होती है और कई धातु के सफल वेल्डिंग में इसका अधिकतम प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल, ज़्यादातर न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल ही किया जाता है हमारी वेल्डिंग के काम। इस फ्लेम में जो टेम्परेचर हमारा जो मिलता है, जो तापमान की सीमा होती है वो 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जो रेशियो होता है और ऑक्सीजन से एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो 1:1.1। ये एकदम बराबर तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। एक हिस्सा हमारा ऑक्सीजन का होता है, चूंकि एसिटिलीन रेशियो हमारा जलने में अच्छा होता है और जलाने के लिए हमारा एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है,
ऑक्सीजन हमारा सपोर्टिंग रोल में होता है, इसीलिए एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन से थोड़ी ही ज्यादा होती है। इसलिए इसका जो रेशियो होता है वो 1:1 ना होकर 1:1.1। ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। इसमें दो कोन है, शार्प कोन, एक ये इनर कोन और ये हमारा आउटर कोन। इनर कोन देखिए बिल्कुल शार्प है, जो नीले रंग का है, और आउटर कोन जो है वो आउटर एनवेलप है, जिसको हम जो हमारा नीले रंग का होता है। इसका जो तापमान होता है 3040 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा हमारा आता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम हमें तब मिलता है जब हमारी एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से ज्यादा हो जाती है, तब हमें कार्बोराइजिंग फ्लेम मिलता है। इस फ्लेम में न्यूट्रल फ्लेम की तरह 2 जोन ना होकर 3 जोन होते हैं। तो 3 जोन होते हैं। पहला जो जोन होता है वो इनर कोन होता है, जैसे हमारा न्यूट्रल फ्लेम में होता है, लेकिन न्यूट्रल फ्लेम की तरह वो बहुत शार्प नहीं होता, ये शार्प हमारा नहीं होता है। आउटर एनवेलप होता है न्यूट्रल फ्लेम की तरह, जो नीले रंग का होता है। इसमें एक हमारा मिडिल जोन भी आता है। मिडिल जोन जो है व्हाइट कलर का होता है। ये व्हाइट कलर का सिर्फ इसलिए होता है कि ये कार्बोराइजिंग फ्लेम में हमारी एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। एसिटिलीन की मात्रा जितनी अधिक होगी, उसकी फ्लेम की लंबाई उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। अगर हमें न्यूट्रल फ्लेम पाना है तो सबसे पहले हम कार्बोराइजिंग फ्लेम सेट करते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम में हमारा एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। एक बार हमें कार्बोराइजिंग फ्लेम मिल गया तो उसके बाद हम ऑक्सीजन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और जब धीरे धीरे बढ़ाने पर हमारा जो इनर कोन है, जो ये मिडिल जोन है, जब ये धीरे धीरे गायब होने लगता है तो हमारा जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है वो एसिटिलीन फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है हमारा न्यूट्रल फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम का पिक्चर है। इसमें जो ये इनर कोन है, व्हाइट कोन है, जो कि बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा है, पिन पॉइंटेड नहीं है। आउटर कोन हमारा ये ब्लू एनवेलप है, ब्लू नीले रंग का ब्लू एनवेलप है। इसमें एक मिडिल कोन है, जिसको हम, जो कि एसिटिलीन की अधिकता के कारण आता है, इसीलिए हम इसको एसिटिलीन फेदर भी बोलते हैं। एसिटिलीन फेदर सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मिडिल जोन है ये हमारा एसिटिलीन के कारण आता है। तीसरा हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमारा तब मिलता है जब हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो एसिटिलीन की सप्लाई से ज्यादा होती है। जब अधिक ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो कोन ज्यादा डार्क हो जाता है और पॉइंटेड बन जाता है, और हमारा जो एनवेलप है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि इसमें एसिटिलीन की मात्रा कम होती है। हमने कार्बोराइजिंग फ्लेम में देखा था कि एसिटिलीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, हमारा जो फ्लेम का जो लेंथ है वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा जो एनवेलप है, जो आउटर एनवेलप है, वो छोटा रह जाता है। फ्लेम में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जो कि एक न्यूट्रल फ्लेम के लिए आवश्यक होती है। न्यूट्रल फ्लेम पाने के लिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते ही हमारा जो फ्लेम है न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर जब हम और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं तो वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा फ्लेम है उसको हम कार्बोराइजिंग फ्लेम पर सेट करते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम में सेट करने पे जब हमारा एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके बाद जब एक बार हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम सेट हो गया, उसके बाद हम धीरे धीरे करके हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जब एसिटिलीन के बराबर आ जाती है तो वो हमारा फ्लेम जो है कार्बोराइजिंग फ्लेम से न्यूट्रल फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर जब हम और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जब एसिटिलीन की मात्रा कम रह जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो हमारा फ्लेम जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी अगर हम ये कहें कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अगर हमें पाना है तो हमें तीनों फ्लेम चाहिए होते हैं। पहले हम कार्बोराइजिंग फ्लेम करेंगे, कार्बोराइजिंग फ्लेम से हम उसको न्यूट्रल फ्लेम में सेट करेंगे, फिर न्यूट्रल फ्लेम सेट करने के बाद हमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमें मिलता है।
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो उच्चतम तापमान होता है वो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो इनर कोन है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है और अतिरिक्त ऑक्सीजन के फ्लेम के रंग से इसका रंग नीला हो जाता है। यह कठोर ध्वनि के साथ जलता है। यह हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। इसमें दो जोन होते हैं, इनर वाइट कोन जो कि पॉइंटेड होता है, दूसरा हमारा इसमें आउटर कोन होता है जो कि कार्बोनाइजिंग फ्लेम के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसमें आपका जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज्यादा होती है, एसिटिलीन की मात्रा कम होती है। ये देखिए आउटर एनवलप है जो कि छोटा है और काफी नैरो। अब हम देखेंगे कि हमारी जो गैस वेल्डिंग है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारी गैस वेल्डिंग के। पहला है हमारा रिपेयर वर्क्स। रिपेयर वर्क्स में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। गैस वेल्डिंग का सबसे आम जो प्रयोग होता है वो मरम्मत के कार्य के लिए होता है। दूसरा हमारा है फैब्रिकेशन ऑफ शीट मेटल। शीट मेटल की फैब्रिकेशन में हमारा गैस वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। गैस वेल्डिंग का उपयोग जो है हम पतली धातु से लेकर मध्यम धातु, जो थिन से मीडियम जो थिकनेस की जो शीट है उनको हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। तीसरा हमारा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमारा गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का उपयोग जो है विमान के जो विमान होता है, हमारे जो एयरक्राफ्ट होती है उनके जो विभिन्न विभिन्न भाग होते हैं, जो डिफरेंट उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए गैस वेल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यूज़ होती है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल जो है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी करते हैं। फिर आता है हमारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जो हमारी गाड़ियों की जो इंडस्ट्री होती है, तो गाड़ियों में भी गैस वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि जो गाड़ियों की जो फ्रेम होती है, जो आउटर कवर होता है और जो चेचेस होती है, जो बेस होता है गाड़ी का जिसको हम चेचेस बोलते हैं, उसका जो इस्तेमाल है उसके वेल्डिंग के काम में हमारा जो है गैस वेल्डिंग बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। फिर आता है हमारा जॉइनिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि गैस वेल्डिंग आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। इसको जनरली पिघलाने के लिए हमारा गैस वेल्डिंग बहुत कारगर साबित होता है। हाई कार्बन स्टील को पिघलाने में गैस वेल्डिंग जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है। अब हम देखेंगे गैस वेल्डिंग के हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं। पहला जो हमारा एडवांटेज है वो है सिंपल इक्विपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस वेल्डिंग में हमारे सिर्फ दो गैसेज यूज होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक एसिटिलीन, जिसके लिए हमें दो अलग अलग हूस पाइप चाहिए होते हैं और एक हमें वेल्डिंग टॉर्च चाहिए होती है। तो ये तीन सेटअप में हमारा पूरा सेटअप हो जाता है गैस वेल्डिंग का, जो कि इसका इक्विपमेंट को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना देता है, जो कि सबसे बड़ी एडवांटेज या हम कह सकते हैं सबसे अच्छी एडवांटेज है कि इसका इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा। दूसरा जो इसका एडवांटेज होता है वो है पोर्टेबल। गैस वेल्डिंग हमारी पोर्टेबल होती है, हम इसको कहीं भी आसानी से ले जाकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है इनएक्सपेंसिव। गैस वेल्डिंग हमारी जो है बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है और वेल्डिंग के मुकाबले काफ़ी ये सस्ती होती है। जैसा कि आप जानते हैं गैस वेल्डिंग में हमारी गैस का इस्तेमाल होता है, तो इसमें हमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। मेंटेनेंस, जैसा कि हमने अपने एप्लीकेशंस में देखा था कि कई डिफरेंट फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है मेंटेनेंस और रिपेयर के काम के लिए। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, इन सब में गैस वेल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि बहुत ही आम वेल्डिंग है, बहुत ही सिंपल वेल्डिंग है और इनएक्सपेंसिव वेल्डिंग है। तो मेंटेनेंस और रिपेयर के काम के लिए बहुत ही आसान होती है, इसलिए हम ये इसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज बन जाता है। आखिरी है हमारा कि इसमें हमें कोई भी स्पेशलाइज, जो कि चूंकि हमने बताया कि ये बहुत ही सिंपल है, पोर्टेबल है, इजी है, तो इसमें किसी भी स्पेशलाइज लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता बन जाती है। एडवांटेजेस के बाद अब हम देखेंगे कि
हमारे गैस वेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें खामियां क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं इसमें जो पावर डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर हमें उतना नहीं मिल पाता है, इसमें जो वेल्डिंग की स्पीड उतनी नहीं मिल पाती है, तो इसमें पावर डेंसिटी जो है एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ही ज़्यादा कम है। वेल्डिंग स्पीड जो होती है इसमें कम होती है, क्योंकि हमें इसमें एक फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इसमें जो हीट वेल्डिंग की स्पीड होती है वो इसको कम कर देती है, जो एक इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि इसमें वेल्डिंग स्पीड कम होती है, जो टोटल हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ होता है, जो जितना हम एक पर्टिकुलर लेंथ पे जो हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, वो काफ़ी हाई हो जाता है। हाई होने से ये होता है कि हमारी जो एक पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ पे जो हमारी हीट मिल रही है, बिकॉज ऑफ लो वेल्डिंग स्पीड, वो हाई हो जाती है। हाई होने से जो हीट इनपुट है वो ज़्यादा हो जाता है। हीट इनपुट में ज़्यादा होने के कारण हमारा जो है मेटल जो है वो मेल्ट होना कभी कभार शुरू हो जाता है, और उसमें छेद हो जाते हैं ऑपोजिट साइड में, जो कि एक इसका डिसएडवांटेजेस है, एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। फिर आता है हमारा जो गैस वेल्डिंग का एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है वो है सीवियर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन हमारी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कागज़ है, पेज है, अगर हम उसको गीला कर लें, गीला करने के बाद जब वो सूखता है तो उसकी शेप पहले की जैसे नहीं रहती, उसमें वेव्स आ जाते हैं, वेव्स बनने लगती है, वो जो है उसको हम डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन का मतलब यही होता है कि हमारी जो शेप है, कोई एक्शन हुआ, उस एक्शन से पहले हमारी शेप कुछ और थी, एक्शन के बाद शेप में हमारे चेंजेस आ गए, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या डायगनली, कि हमारा शेप में चेंज आ गया। क्योंकि इसमें जो एक पर्टिकुलर एरिया पे हीट इनपुट जो है वो काफ़ी हाई होता है, वेल्डिंग स्पीड हाई लो होती है, इसकी वजह से जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बराबर नहीं रहता है पूरे वर्क पीस। जब हीट इनपुट हमारा जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, जिसके कारण जो है हमारा जो कूलिंग रेट है, कूलिंग रेट भी जो है हमारा कम हो जाता है। कूलिंग रेट भी यूनिफॉर्म नहीं रहता है, जो ज़्यादा गर्म है वो देर में ठंडा होता है, जो कम गर्म है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन जैसी जो डिफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा आती है। गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल हम जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि टाइटेनियम और सिरकोनियम, इस जैसे मटेरियल्स के लिए हम गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि हमने देखा था जो एप्लीकेशंस में, जो उसके यूजेस में देखा था कि हमने कि पतली और मध्यम मोटाई की शीटों में गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है, तो मोटी शीटों के लिए ये ज़्यादा सुटेबल नहीं होती। इसका इस्तेमाल हम हाई स्ट्रेंथ स्टील में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट इनपुट चाहिए होता है, तो इसका इस्तेमाल गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल हम हाई स्ट्रेंथ स्टील में नहीं कर पाते। इसमें जो रेट ऑफ हीटिंग है वो काफ़ी स्लो रहती है, काफ़ी क्योंकि वेल्डिंग स्पीड हमारी कम होती है, जिसके कारण हमारी जो रेट ऑफ हीटिंग है वो भी काफ़ी स्लो होती है, जो एक इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस में से एक है। क्योंकि इसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आर्क वेल्डिंग में जितना टेम्परेचर हमको मिलता है उतना हमें गैस वेल्डिंग में नहीं मिल पाता है। तो आर्क वेल्डिंग के मुकाबले अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो टेम्परेचर का ही होता है, कि जितना टेम्परेचर हमें आर्क वेल्डिंग में मिल जाता है उतना टेम्परेचर हमारा गैस वेल्डिंग में नहीं मिल पाता। तो आज हमने जो है गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा कि गैस वेल्डिंग क्या होती है। गैस वेल्डिंग में हमने ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। इन दो गैसों के मिश्रण से हमारी जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और फ्लेम से हमारा जो फिलर मटेरियल है, जिसको हमें वेल्डिंग एरिया में ट्रांसफ़र करना होता है मेल्ट करने के लिए, मेल्ट करके उसमें उसको मेल्ट करने में यूज़ की जाती है। फिर हमने पढ़ा फ्लेम के प्रकार, कि हमारे जो फ्लेम जनरेट होती है
ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में वो कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की फ्लेम होती है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये फ्लेम के जो प्रकार होते हैं, ये हमारी जो गैस की जो हम इनपुट देते हैं, एसिटिलीन कितना दे रहे हैं और ऑक्सीजन कितना दे रहे हैं, उसकी अधिकता के हिसाब से इसका हम विभाजन करते हैं। फिर हमने गैस वेल्डिंग के लाभ देखे कि हमारे गैस वेल्डिंग के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं हमारे गैस वेल्डिंग के। फायदे के साथ साथ हमने गैस वेल्डिंग की हानियां भी देखी कि गैस वेल्डिंग में हमारी क्या नुकसान होते हैं। ये हमारा संदर्भ है जो मैंने आज आपको प्रशिक्षण दिया है, उसका जो डेटा है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, उसका डेटा इन जगहों से लिया गया है। एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी जो प्रीतम ठाकुर जी की बुक है से लिया गया है, विकिपीडिया से डेटा लिया गया है और हमारा आईडीसी ऑनलाइन से डेटा लिया गया है। भविष्य में अगर आपको इस जानकारी की जरूरत पड़े तो आप इन लिंक से आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको गैस वेल्डिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि ये प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित हो। धन्यवाद।